छात्रों, आज हम लोग समुच्चयों के वास्तविक जीवन में क्या उपयोग होता है इस पर आधारित प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। समझेंगे कि कैसे वो हल होता है, लेकिन सबसे पहले कुछ जो सूत्र हैं उनको हम देख लें। सूत्रों को हम ध्यान से देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। सूत्र परिणाम पहला है Na प्लस Na डैश, माने A में अवयवों की संख्या और A डैश में अवयवों की संख्या, ये पूरा हमारा यूनिवर्सल सेट में अवयवों की संख्या के बराबर होता है। A यूनियन B में अवयवों की संख्या A के अवयवों की संख्या प्लस B के अवयवों की संख्या माइनस A इंटरसेक्शन B में अवयवों की संख्या के बराबर होती है। यदि A इंटरसेक्शन B में 5 अवयव हो, माने A और B का इंटरसेक्शन 5 हो, तो उसमें अवयवों की संख्या 0 हो जाएगी। तब A यूनियन B में अवयवों की जो संख्या होगी वह Na प्लस NB के बराबर होगी। यदि A और B दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं तो उन दोनों के यूनियन में A और B के अवयवों की संख्या के योगफल के बराबर अवयव होंगे। A माइनस B में अवयवों की संख्या, A माइनस बी को हम A इंटरसेक्शन B डैश कहते हैं, तो वहाँ से हम निकाल सकते हैं कि Na में अवयवों की संख्या में से उनके इंटरसेक्शन में अवयवों की संख्या को यदि हम घटा देते हैं तो यह A माइनस बी में अवयवों की संख्या निकल जाएगी। दूसरे शब्दों में A यूनियन B में से यदि B के अवयवों की संख्या निकाल देते हैं तो वहाँ से भी हम A माइनस बी में अवयवों की संख्या निकाल सकते हैं। इसी तरह से NB माइनस A बराबर NB माइनस Na इंटरसेक्शन B तथा Na यूनियन B माइनस Na। A डैश यूनियन B डैश में अवयवों की संख्या, U में अवयवों की संख्या में से हम A इंटरसेक्शन B के अवयवों की संख्या को निकालने से प्राप्त कर सकते हैं। इसी तरह से A डैश इंटरसेक्शन B डैश में अवयवों की संख्या NU में से Na यूनियन B के अवयवों की संख्या को निकालने से हम प्राप्त कर सकते हैं। अब आखिरी A यूनियन B यूनियन C में अवयवों की संख्या Na प्लस NB प्लस NC माइनस Na इंटरसेक्शन B माइनस Na इंटरसेक्शन C माइनस A इंटरसेक्शन B और प्लस कर देंगे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। एक बार और देख लो पूरा ध्यान से, यदि दिखता है तो ये पूरे एक साथ हमारे परिणाम हैं। और नीचे वाला थोड़ा लंबा है, तो Na प्लस NB प्लस NC माइनस Na इंटरसेक्शन B माइनस NB इंटरसेक्शन C माइनस NC इंटरसेक्शन A और प्लस A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये तो हमारे सूत्र हो गए। इन सूत्रों में जो दिए गए हैं उनका हम निहितार्थ निकालेंगे, समझेंगे कि उनका भावार्थ क्या होता है। हम वास्तविक जीवन में समुच्चय के अनुप्रयोग को पढ़ रहे हैं। भावार्थ में देखो A डैश का मतलब क्या हुआ। A में यदि कोई अवयव नहीं है तब हम उसको लिखेंगे कि वह A डैश में है। A और B दोनों में है, A और B का है या फिर दोनों में का है, ये दो समुच्चय दिए गए हों तो उसको हम लिखते हैं A इंटरसेक्शन B। A या B कहे या शब्द में केवल एक में कहे, एक समुच्चय में, एक समूह में, तो उसको हम A यूनियन B से प्रदर्शित करेंगे। A में हो किंतु B में नहीं, इसको हम A माइनस B से प्रदर्शित करते हैं। B में हो किंतु A में नहीं, इसको हम B माइनस A से प्रदर्शित करते हैं। A में और B में नहीं, A में भी नहीं, A में है लेकिन B में नहीं, A में और B में नहीं, इसको हम A इंटरसेक्शन B डैश से भी प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ देख लो, यहाँ भी वही चीज़ है, A में और B में नहीं, और यहाँ भी वही है, A में
किंतु बी में नहीं, तो दोनों एक ही चीज़ हैं। अर्थात हम ए माइनस बी कहें या ए इंटरसेक्शन बी डैश कहें, दोनों बराबर हैं, दोनों एक ही चीज़ है। सूत्र में भी हमने वो लिखा था कि ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी डैश, यहाँ भी ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी डैश, दोनों एक ही हुआ। ठीक है, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब, एक डैश का मतलब ए में नहीं, बी डैश का मतलब बी में नहीं, इंटरसेक्शन का मतलब और, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का मतलब ए में नहीं और बी में नहीं, अर्थात दोनों में नहीं। ए डैश यूनियन बी डैश का क्या मतलब हुआ कि ए डैश का मतलब ए में नहीं, बी डैश का मतलब बी में नहीं, यूनियन का मतलब अथवा या, माने ए में नहीं या बी में नहीं, केवल एक में नहीं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब तीनों का इंटरसेक्शन है, अर्थात तीनों में होना चाहिए, तीनों में। ए यूनियन बी यूनियन सी का क्या मतलब हुआ कि तीनों में से किसी एक में, तीनों से किसी एक में, या तो ए में या तो बी में या तो सी में। आज हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमने लिया, पूरा क्वेश्चन में लिखा नहीं है, समझ लो, बस सुन लो कि 400 व्यक्तियों का एक समूह है जिसमें से 250 लोग हिंदी बोलते हैं, 200 लोग अंग्रेजी बोलते हैं और कम से कम एक भाषा, ये 400 आदमी जो है ना, ये कम से कम एक भाषा जरूर बोलता है। तो हमें ऐसे व्यक्तियों की संख्या निकालनी है जो दोनों भाषाएं बोलते हैं, दोनों भाषाएं, हिंदी भी बोल सकते हैं और इंग्लिश भी बोल सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम समुच्चय में दो तरीके से हल कर सकते हैं। हमने ये फर्स्ट मेथड पहले देख लो और उसके बाद फिर सेकेंड मेथड भी हम लोग देख लेंगे। ये फर्स्ट मेथड है हमारा। फर्स्ट मेथड में हम क्या करते हैं, पहले हम परिभाषित कर लें कि हिंदी बोलने वालों का जो समुच्चय है वो कैपिटल ए से हम प्रदर्शित करेंगे, अंग्रेजी बोलने वालों का जो समुच्चय है उसे हम कैपिटल ई से प्रदर्शित करेंगे। हमने यू के अंदर एच और ई दो समुच्चय बना लिए हैं। इस तरह से जब दो समुच्चय हमारे सामने रहते हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन हल करते समय जो दोनों का इंटरसेक्शन वाला हिस्सा है इसको हम पहले भर लेते हैं। यदि दिया है तो क्वेश्चन में तो खोज के इसको भरेंगे, और खोजने के बाद भी क्वेश्चन में यदि नहीं मिलता है तो इसको हम मान लेंगे कि यह हमारा x है, मान के इसको फिर हम सॉल्व करेंगे। इसको भरने के बाद फिर हम इसको हिस्से को भरते हैं पूरा, और उसके बाद फिर इसे हिस्से को भरते हैं, और तब जा कर के ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट आंसर दे सकता है। और यहाँ हम क्वेश्चन पढ़ें कि 400 व्यक्तियों का समूह है, 250 हिंदी बोलते हैं, 200 अंग्रेजी बोलते हैं, तो दोनों भाषा बोलने वालों की संख्या बतानी है। तो दोनों भाषा वाला हमको बताना है, ये दिया नहीं है तो हमने मान लिया कि माना जो दोनों भाषाएं बोलते हैं ऐसे व्यक्तियों की जो संख्या है, व्यक्तियों की संख्या वह x है, हमने मान लिया। इसी को हम पहले भरते भी हैं, तो हमने यहाँ पर भर दिया यह x। अब देखो टोटल हिंदी बोलने वालों की संख्या 250 है, टोटल कुल हिंदी बोलने वालों की संख्या 250 है। 250 में ये पूरा हिस्सा आ जाएगा, उसमें x भी आ रहा है 250 में, तो ये वाला केवल इंटरसेक्शन वाला हिस्सा छोड़ के ये देखें तो इसमें आ जाएगा 250 माइनस x, ताकि इन दोनों को जोड़ें तो हमारा 250 आ जाए। अब देखो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब है कि ये हिंदी बोलते हैं, कि ये केवल हिंदी बोलते हैं, इसमें अंग्रेजी बोलने वाले शामिल नहीं हैं, ये केवल हिंदी बोलने वाले हो गए। भर दिया हमने। अब इंग्लिश की बात की जाए, केवल इंग्लिश बोलने वालों को छांटा जाए। 200 लोग अंग्रेजी बोलते हैं, 200 में x यहाँ भर दिया हमने, तो यहाँ कितना भरेंगे, 200 में से ये बीच वाला हिस्सा कम कर दो, x, ये हो गया। अब देखो ये तीनों हमारे हिस्से भर गए। अब इन तीनों को जोड़ेंगे तो पूरा हिंदी और इंग्लिश बोलने वालों की संख्या निकल जाएगी, और यह संख्या कितने के बराबर होगी, 400 के बराबर होगी। तो बस अब हम यहाँ से हल करना शुरू कर दें कि चूँकि 250 माइनस x प्लस x माइनस 2, यहाँ प्लस होगा 200 माइनस x, ये पहला वाला हो गया यहाँ,
ये दूसरा वाला हो गया बीच वाला, और ये बाद वाला हो गया। इन तीनों को जब जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 400 आना चाहिए। तो ये बराबर हमने कर दिया 400। अब देख लो 250 और 200, ये 450 हो गया। 450 माइनस एक्स और प्लस एक्स, ये तो ख़त्म हो जाएंगे, बचेगा यहाँ माइनस एक्स बराबर 400। अब इसको हल कर लो, एक्स का मान कितना निकल जाएगा, 450 माइनस 400, अर्थात एक्स बराबर हो गया 50। व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों भाषाओं को बोल सकते हैं, और ये हमारा उत्तर हो गया। इसी क्वेश्चन को हम दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं, सूत्र के माध्यम से। सूत्र के माध्यम से हम सेकेंड मेथड में देख रहे हैं कि इसको हम कैसे हल कर सकते हैं। सेकेंड मेथड हमें दिया है एच में संख्या 250, हिंदी बोलने वालों की संख्या, ई में संख्या अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या, तथा कुल संख्या, कुल का मतलब एच यूनियन ई की जो संख्या है वह 400 है, और निकालने की क्या है, एच इंटरसेक्शन ई। दोनों के लिए हमने इंटरसेक्शन यूज किया था अभी, बस हम पहला सूत्र यहाँ से यूज कर लें कि एन ए यूनियन बी बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन एच यूनियन ई बराबर एन एच प्लस एन ई माइनस एन एच इंटरसेक्शन ई। यहाँ पर संख्या है 400, यहाँ है बराबर सॉरी यहाँ बराबर होगा, यहाँ है 250, यहाँ है 200, इसको हमें निकालनी है एन एच इंटरसेक्शन ई। इसको इधर कर लो, एन एच इंटरसेक्शन ई बराबर, इसको जोड़ लो कितना हुआ 450, 450 माइनस 400, ये वाला उधर चला गया, ये बचा 50, अर्थात 50 व्यक्ति ऐसे हैं जो दोनों समुच्चयों में हैं, अर्थात दोनों भाषाएं बोलते हैं। एक और एग्जाम्पल ले लो। इस बार हम लोग जो एग्जाम्पल लेंगे उसमें 3 समुच्चय दिए होंगे। 3 समुच्चयों वाले एग्जाम्पल को हम देखेंगे हल करते समय। सबसे पहले हम तीनों के इंटरसेक्शन को खोजते हैं। तीनों के इंटरसेक्शन को खोजने के बाद फिर हम 2-2 के इंटरसेक्शन को भरने का प्रयास करते हैं, और 2-2 को भरने के बाद फिर हम सिंगल सिंगल भरने की बात सोचेंगे। इसका एक एग्जाम्पल हम लोगों ने ले लिया है, और वह एग्जाम्पल ये है कि किसी कक्षा में 175 छात्र हैं। क्वेश्चन सुन लो, हम बोल दे रहे हैं। इसमें गणित 100 छात्र, जो गणित लेने वाले छात्र हैं वो 100 छात्र हैं, 100 छात्र। भौतिकी 70, रसायन 46। भौतिकी लेने वाले जो छात्र हैं वो 70 हैं, और जो रसायन लेने वाले छात्र हैं वह 46 हैं। अब ये मत पूछना कि ऐसा कैसे संभव हो सकता है, बस क्वेश्चन देखो तुम लोग। संभव असंभव ये बाद में हम लोग बात कर लेंगे मिलने पर। गणित और भौतिकी 30 छात्र, गणित प्लस भौतिकी 30 छात्र, 30 छात्र ये हैं। भौतिकी रसायन 23 और रसायन गणित 28। भौतिकी प्लस रसायन ये 23 हैं, 23 छात्र हैं, और रसायन और प्लस जो गणित हैं वह 28
छात्र हैं। क्वेश्चन देखते रहना। 18 छात्रों ने तीनों विषय लिया है। तीनों विषय ले लिया, कितने ने? 18 छात्रों ने। तीनों विषय पढ़ते हैं, 18 छात्र हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन है, उनका उत्तर देना है कि केवल गणित पढ़ने वालों की संख्या, केवल भौतिक विज्ञान पढ़ने वालों की संख्या, केवल रसायन पढ़ने वालों की संख्या, रसायन विज्ञान पढ़ने वालों की संख्या, भौतिक लिया हो, रसायन लिया हो लेकिन गणित ना लिया हो, ऐसे छात्रों की हमें संख्या निकालनी है। उसके बाद अगला क्वेश्चन कह रहा है कि केवल एक विषय लेने वालों के छात्रों की संख्या, केवल एक विषय लेने वाले छात्रों की संख्या हमें बतानी है। फिर है कम से कम एक विषय लेने वालों की संख्या, कम से कम एक विषय लेने वाले छात्रों की संख्या बतानी है हमें। और कोई विषय ना लेने वाले छात्रों की संख्या, ऐसे भी कुछ छात्र होंगे जो कोई विषय न लिए हों, न लेने वाले छात्रों की हमें संख्या बतानी है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारा वैल्यू दी गई है, ये पूछा जा रहा है। अब देख लो, चूँकि इसमें गणित है, भौतिकी है, रसायन है, 3 विषय इसमें दिए गए हैं, तो हम तीनों के लिए अलग अलग समुच्चय मान लें कि माना इसको हम हल कर रहे हैं, अब सॉल्यूशन दे रहे हैं। माना गणित का जो समुच्चय है उसको हमने m से दिखा दिया, जो भौतिकी का जो समुच्चय है, जो फिजिक्स का समुच्चय है, उसको हमने p से दिखाया, और जो रसायन विज्ञान का जो समुच्चय है उसको हमने c से दिखाया। 3 हो गए ना। अब हम 3 यहाँ पर समुच्चय ले लें किसी यूनिवर्सल सेट के अंदर। यह हिस्सा तीनों में आएगा, यह हिस्सा इसमें आएगा लेकिन इसमें नहीं आएगा, यह हिस्सा इसमें होगा लेकिन इसमें नहीं होगा, ये वाला केवल हिस्सा ऐसा है जो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। हम m इसको लिख दें, यह हमारा फिजिक्स का समुच्चय और यह केमिस्ट्री का समुच्चय। हम बताएं दोनों को, जब 3 का हमारा समुच्चय दिया है तो सबसे पहले हम लोग तीनों के इंटरसेक्शन को भरते हैं। तीनों के इंटरसेक्शन को भरने के बाद फिर 2-2 का जो इंटरसेक्शन दिया है इसको भरेंगे, और फिर सिंगल वाले को भरेंगे। यहाँ क्वेश्चन पढ़ें और फिर तीनों के इंटरसेक्शन में छात्रों की संख्या देखने का प्रयास करें, तो दिख रहा है कि तीनों छात्र कितने लड़के लिए हैं? 18 लड़के। तो 18 लड़कों को हमने यहाँ भर दिया जो तीनों में कॉमन है, जो तीनों में आ रहे हैं। अब 2-2 की बात करेंगे। मैथ और फिजिक्स लेने वाले छात्रों की संख्या कितनी है? मैथ और फिजिक्स लेने वाले छात्रों की संख्या 30 है। तो इस पूरे इंटरसेक्शन में 30 छात्र होंगे। 30 में 18 तो यहाँ हमने भर दिया, तो कितने बचे? 12, ताकि इस इंटरसेक्शन में, मैथ फिजिक्स के इंटरसेक्शन में टोटल 30 छात्र हमको दिखने लगे। अब आज फिजिक्स केमिस्ट्री की बात करें, इस पूरे इंटरसेक्शन में हमारे पास 23 छात्र हैं। यहाँ पर 23 होने चाहिए, 18 हमने यहाँ भर दिया, तो यहाँ कितना भरा जाएगा? 5। अब देखो, मैं फिजिक्स और केमिस्ट्री में इंटरसेक्शन में कुल हो गया 18, 5, 23। अब बचा रसायन और गणित की बात, 28 छात्र हैं उसमें। तो रसायन और गणित में 28 छात्र हैं उनके इंटरसेक्शन में, तो यहाँ 18 हमने भर दिया है, तो बचा कितना? 10, ताकि इस पूरे इंटरसेक्शन में हो गए 28। अब देखो, हमने 3-3 को भर दिया, हमने 2-2 को भर दिया इंटरसेक्शन। अब हम सिंगल भरेंगे। पहले मैथ ले लें।
मैथ पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 100 है और मैथ वाले पूरे हिस्से में अब तक कितने लोगों को हमने भर रखा है ये देख लिया जाए तो 12, 18, 30, 10, 40, तो यहाँ बचा 60। ये 60 ऐसे हैं जो केवल गणित पढ़ते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ते। फिजिक्स की बात कर लिया जाए, 12, 18, 30, 5, 35 अभी तक भरा जा चुका है और फिजिक्स पढ़ने वाले 70 छात्र हैं, तो यहाँ पूरा 70 होना चाहिए, हमने 35 भर दिया तो यहाँ होगा 35 छात्र ऐसे हैं जो केवल फिजिक्स पढ़ते हैं। केमिस्ट्री की बात कर लें, रसायन 46 छात्र हैं, यहाँ हमने भर दिया है कितना 18, 5, 23, 10, 33, अब भरना कितना है 46 पूरा केमिस्ट्री में होना चाहिए, तो बचा कितना 13, 33, 3, 36, 10, 46। ये देखो पूरा हमारा भर गया, पूरा देख लो, कोई ऐसा हिस्सा नहीं है जो खाली हो। तो अब हम इस पर आधारित किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब एक एक करके आंसर दें हम। पहला है क्वेश्चन कि केवल गणित पढ़ने वाले छात्रों की संख्या। केवल गणित का मतलब है ये, केवल फिजिक्स का मतलब है ये, केवल केमिस्ट्री का मतलब है ये जो हिस्सा है वो मैथ में होगा, फिजिक्स में होगा, लेकिन यह हिस्सा केमिस्ट्री में नहीं होगा। ये जो हिस्सा है वो मैथ में है, केमिस्ट्री में है, लेकिन यह हिस्सा फिजिक्स में नहीं है। यह जो हिस्सा है ये 5, ये फिजिक्स में है, ये केमिस्ट्री में है, लेकिन यह मैथ में नहीं है। और उसके बाद ये जो हिस्सा है 18 वो तीनों में है। ठीक, हम क्वेश्चन का आंसर दें। केवल गणित पढ़ने वाले छात्रों की संख्या 60 छात्र ऐसे हैं जो केवल गणित पढ़ते हैं। केवल भौतिकी पढ़ने वालों की संख्या, केवल भौतिकी पढ़ने वालों की संख्या 35 छात्र ऐसे हैं जो केवल फिजिक्स पढ़ते हैं। केवल रसायन पढ़ने वालों की संख्या, केवल रसायन पढ़ने वालों की संख्या 13 छात्र ऐसे हैं जो केवल रसायन पढ़ते हैं। भौतिकी प्लस रसायन पढ़ें लेकिन गणित न पढ़ें, भौतिकी और रसायन पढ़ें लेकिन गणित न पढ़ें, कितने लड़के हो रहे हैं 5। ये 5 छात्र ऐसे हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ते हैं लेकिन मैथ नहीं पढ़ते हैं। केवल एक विषय पढ़ने वाले, एक विषय का मतलब हो गया कि या तो गणित या भौतिकी या रसायन। ठीक है, किसी एक को हमें गणित में केवल गणित पढ़ने वालों की संख्या 60 है, तो यह 60 हो जाएगा, या का मतलब प्लस हो गया 35, क्योंकि इनका इंटरसेक्शन 5 है। और रसायन के लिए कितना है 13। तो केवल एक विषय में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या हो गई 60, 35, 95, 3, 98, 10, 108 छात्र ऐसे हैं जो एक विषय पढ़ रहे हैं। कम से कम एक विषय में क्या हुआ कि एक विषय पढ़ने वाले और 2 विषय पढ़ने वाले छात्रों को और 3 विषय वाले पढ़ने वाले छात्रों की संख्या को हम जोड़ सकते हैं। कि मतलब कम से कम एक विषय पढ़े, माने गणित पढ़े, कम से कम एक विषय का मतलब क्या मतलब हुआ कि एक विषय पढ़े या 2 विषय पढ़े या 3 विषय पढ़े। एक विषय पढ़े या 2 विषय पढ़े या तीनों विषय पढ़े। एक विषय वाले 60 हैं, 35 हैं, 13 हैं। 60 प्लस 35 प्लस 13, यह एक वाले हो गए, यह का मतलब प्लस इंटरसेक्शन है। 2 विषय वाले देखो 12 है, 10 है, 5 है, यह हो जाएगा 12 प्लस 10 प्लस 5। और तीनों विषय वाले कितने हैं 18। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हमने इसमें डिजिट भरा है। यहाँ भी देखो 1,
2 3 4 5 6 7 डिजिट है। मैंने यहाँ जितने फिगर देख रहे हैं यदि हम सबको जोड़ देते हैं एक साथ तो ये कम से कम एक विषय पढ़ने वाले छात्रों की संख्या निकल जाएगी। और यह छात्र संख्या कितनी होगी बताओ। इसको जोड़े थे हम 108 हुआ था, इसको हम जोड़ देंगे 12 5 17 10 27 और प्लस 18। ये देखो ये जोड़ो 27 8 35 10 45, ये तो 45 हो गया, 45 और 8 53, तो ये 153 छात्र हैं जो कम से कम एक विषय पढ़ते हैं। 153 छात्र, इन पूरे को जोड़ दो तो यह टोटल पढ़ने वाले छात्रों की संख्या हो गई। और कक्षा में छात्र कितने हैं 175, तो 175 में से 153 छात्र हैं जो पढ़ रहे हैं, तो कोई विषय न लेने वाले छात्रों की संख्या हो जाएगी 175 माइनस 153, यह बराबर हो जाएगा कितना, कितने छात्र बचेंगे 22 छात्र ऐसे हैं जो कोई सब्जेक्ट नहीं पढ़ रहे हैं। तो इस तरह से ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। यदि किसी को किसी प्रकार की परेशानी हो तो बताना।